हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आधुनिक काल में भारतेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकार जिनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। क्या नाम है? बाल मुकुंद गुप्त। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योगदान इनका साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। आज बिल्कुल बारीकी से इनके बारे में सीखेंगे, जिनसे कि अपने को ये पता चले किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके दोस्तों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना, और अपना वरदान डिजिटल क्लासेस का जो ऐप है वो बिल्कुल तैयार है। अपडेट लगभग हो चुका है, और 6 तारीख को, याद रखें 6 जुलाई को अपन उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, और बहुत बड़ी घोषणा उसके साथ आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वेट कीजिए 6 तारीख का। उसके बाद में आपकी जो पढ़ाई है नियमित रूप से बनी रहेगी, और बहुत कुछ जो रास्ता आपकी सफलता का है वो तय हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो पे। आइए, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करने वाले हैं किस पे? बाल मुकुंद गुप्त। ओके, बाल मुकुंद गुप्त। ये देखिए, साहित्यकार है बाल मुकुंद गुप्त। सबसे पहले हम जीवन परिचय से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके जन्म की। तो जन्म होता है उनका 14 नवंबर 1865 को। याद रखना, 14 नवंबर 1865 को उनका जन्म होता है। ठीक है ना? तो जन्म एक एक पॉइंट पे नजर रखते हुए चलें। जन्म है इनका कब बताया? बताओ। 14 नवंबर 1865 में। ठीक है ना? 14 नवंबर 1865 में जन्म होता है। कहाँ होता है? जन्म स्थान की बात करें तो देखो, हरियाणा में रेवाड़ी जिला है, और उस जिला में गुड़ियाना नाम का एक गांव है। उस गांव में इनका जन्म होता है। तो हम पॉइंट रख सकते हैं जन्म स्थान। क्या पॉइंट हो जाएगा अपना? जन्म स्थान। तो कौन सा जन्म स्थान कहाँ है? क्या बताया? ग्राम की बात करें तो देखिए, ग्राम है कौन सा? गुड़ियाना। गुड़ियाना। ओके, जिला कौन सा है? रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी हो गया। कहाँ पड़ता है ये हरियाणा में है। तो देखो, इस तरह से ये इनका जन्म स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं मृत्यु की। तो इनकी जो मृत्यु है वो होती है 18 सितंबर। कब? 18 सितंबर 1907 को। 18 सितंबर 1907 को। तो इसलिए देखो, अब बात करते हैं किसकी? मृत्यु की। कब होती है मृत्यु? 18 सितंबर। अभी बताया आपको, 18 सितंबर 1907 को। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक पिताजी के बारे में और बात कर लेते हैं। तो इनके पिता का जो नाम है वो है लाला पूरनमल। तो देखो, पिता कौन है इसके? तो इनके पिता हैं लाला पूरनमल। लाला पूरनमल, ये इनके पिता हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ इनका सामान्य परिचय जीवन के बारे में। बस इतनी सी ध्यान रखनी है। जन्म कब होता है? 14 नवंबर 1865 को। जन्म स्थान क्या है? ये गुड़ियाना है, रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब होती है? 18 सितंबर 1907 को। और पिता कौन है? लाला पूरनमल है। ये इनकी जानकारी अपने पास उपलब्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, अब पॉइंटों की तरफ चल रहे हैं अपन, बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलना। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारे पास, देखो ये पॉइंट पकड़िए आप, बाल कवि। दोस्तों, ये शुरू से ही प्रतिभाशाली रहे हैं, शुरू से ही, बचपन से ही।
और इसके गुण हैं जो देखने को मिलने लग गए थे शुरुआत से ही। 5वीं क्लास में कहा जाता है इन्होंने टॉपर किया था। और बाल कवि के रूप में इनकी पहचान बनने लग गई थी। कौन सी क्लास से? जब वे थे कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में थे। तो जब 8वीं क्लास में थे तभी से इनकी पहचान बनना शुरू हो गई। किसके रूप में? बाल कवि के रूप में। याद रखना, बाल कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? बाल मुकुंद। नाम ही पता चल रहा है आपको, बाल मुकुंद गुप्त, है ना। तो कब से? 8वीं क्लास से। अब देखो, जब 8वीं क्लास से रचना कर रहे थे तो इनकी जो रचनाएं हैं, जो मथुरा, ध्यान रखना कहाँ? मथुरा से एक पत्र निकलता था और उस पत्र का नाम भी क्या था? मथुरा ही था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इनकी ये रचना किसमें? एक पत्र है और पत्र का नाम क्या है? मथुरा नाम का एक पत्र है, मथुरा पत्र, ठीक है ना। तो मथुरा नाम का ये पत्र है, इसमें इनकी रचनाएं हैं वो प्रकाशित होने लग गई थी, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको पहचान मिली। अब देखो, ये जो इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं वो ध्यान रखना। ये मथुरा पत्र है, ये उर्दू का है। एक बात तो किसका है? उर्दू का पत्र है ये, ठीक है ना, उर्दू का है। ओके, दूसरी पॉइंट हम इसकी बात करें कि ये जो बाल कवि जो लिख रहे हैं मथुरा पत्र में, तो ये डायरेक्ट बाल मुकुंद गुप्त के नाम से नहीं लिखते थे। वहां पर ये उपनाम था, एक उपनाम रखा इन्होंने, और वो उपनाम क्या था? सैदा। ध्यान रखें, किस उपनाम से लिखते थे? सैदा। तो ध्यान रखना है आपको, मथुरा जो पत्र है इसमें सैदा उपनाम से लिखने वाले कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त थे। क्लियर हो गया पॉइंट यहां से छोटा। ओके, अब तीसरा जो इसमें है जो बात है संपादक, कि भाई इसके संपादक कौन थे? किसके? जो मथुरा पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो पंडित दीनदयाल शर्मा जो इसके क्या रहे? संपादक रहे। तो देखो, संपादक की बात करेंगे, कई बार प्रश्न संपादक से पूछ लिया जाता है। मथुरा पत्र के संपादक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल शर्मा हैं जो क्या थे? इनके संपादक थे। चलो, यहां तक बात हो गई क्लियर। किसकी? मथुरा पत्र की हो गई। बताओ कोई दिक्कत है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाल कवि के रूप में मान्यता कब से मिलने लग गई पहचान इनको? 8वीं क्लास से। इनकी जो रचनाएं किस में छपने लग गई? मथुरा पत्र में। मथुरा जो पत्र है वो किस भाषा का है? उर्दू का है, ठीक है ना। और उसमें किस उपनाम से लिखते थे? तो सैदा उपनाम से लिखा करते थे। उसके बाद में संपादक कौन है? पंडित दीनदयाल शर्मा है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ। पंडित दीनदयाल शर्मा हैं, इनका विशेष मोह था किनके प्रति? बाल मुकुंद गुप्त के प्रति। तो इन्होंने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया। क्या दिया? प्लेटफॉर्म। और एक अखबार जिसका नाम आपको पता होना, अखबार-ए-चुनार। क्या नाम है? अखबार-ए-चुनार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1886 की बात है। अखबार-ए-चुनार के संपादन का जो जिम्मा है वो पूरा का पूरा ही इनको संभला दिया इन्होंने। तो देखो, ये इनकी जो प्रोग्रेस में भूमिका निभा रहे हैं कौन? पंडित दीनदयाल शर्मा। क्या करते हैं? देखो, ये पॉइंट ध्यान रखना। हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल शर्मा ने सन, अभी बताइए आपको कब की बात है? 1886 है। पंडित दीनदयाल शर्मा ने 1886 में, और ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अखबार-ए-चुनार ये नाम है भाई। अखबार-ए-चुनार डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अखबार-ए-चुनार या फिर अखबार-ए-चुनार, ठीक है ना। अब 1886 में अखबार-ए-चुनार के संपादन का जिम्मा किसको? बाल मुकुंद गुप्त को सौंपा। चलो साहब, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, यहां से ध्यान रखना। कौन से अखबार का? अखबार-ए-चुनार। इसका जिम्मा है जो 1886 में किसको? इनको सौंप दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1886 तक आप पहुंचे हैं हम। इसके बाद में 1889 में
बात कब की है? 1889 की है। तो इनकी मुलाकात है वो हो जाती है मदन मोहन मालवीय जी से। किन से होती है? मदन मोहन मालवीय जी ने। वो भी देखो एक रोल अदा करेंगे, देखो ध्यान देना। तो पहले तो पंडित दीनदयाल जी की भूमिका हमारे समझ में आ गई है यहाँ तक। एक बार रिपीट करके फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ध्यान देना। जन्म 14 नवंबर 1865 को, जन्म स्थान रामगोड़ियाना रेवाड़ी हरियाणा में, मृत्यु 18 सितंबर 1907 को। पिता कौन है? लाला पूर्णमल हैं। बाल कवि के रूप में मान्यता कब से मिलने लग गई इनको? 8वीं क्लास में थे तभी से। ओके, इनकी रचनाएं कौन से पत्र में? मथुरा पत्र में प्रकाशित होने लग गई। मथुरा पत्र है जो एक उर्दू का पत्र है और उपनाम सैदा से लिखते थे, ध्यान रखना। संपादक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा थे। ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा है। उनकी क्या भूमिका रही इनके जीवन में? तो इन्होंने 1886 में अखबार ए चुनार, ये है, इसके संपादन का जिम्मा है जो कि इनको बाल मुकुंद गुप्त को सौंप दिया था। ठीक है ना, तो ये इनकी भूमिका रही है। ठीक है, अब देखते हैं मदन मोहन मालवीय जी ने क्या रोल अदा किया, देखते हैं इसमें। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो बात है कब की? 1889 की। कब की है? 1889 की है। 1889 में ये संपर्क में आते हैं। 1889 में किसके संपर्क में आते हैं? अभी अभी बताया आपको, मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आते हैं। मदन मोहन मालवीय, देखना पॉइंट को ध्यान रखते हुए चलना है। 1889 में मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए। ओके, अब क्या होता है कि मदन मोहन मालवीय जो है ये इनको ले जाते हैं वहां से, कहां? काला कांकर जगह है, कहां ले जाते हैं? काला कांकर ले जाते हैं। अब यहां एक पत्र जिनका नाम है क्या? काला कांकर ले गए। यहां पत्र था कौन सा? हिंदुस्तान, नाम सुना होगा। ध्यान रखना कौन कौन से पत्र पत्रिकाओं के संपर्क में रहे हैं, उनका संपादन किया है, ये ध्यान रखना है। तो एक अभी थोड़ी देर पहले बता के गया हूं, मथुरा। दूसरा नाम आ रहा है, देखो ध्यान देना, कौन सा? हिंदुस्तान। मथुरा में भूमिका रही पंडित दीनदयाल जी की, जबकि अब हिंदुस्तान है, इसमें भूमिका किसकी? मदन मोहन मालवीय जी की भूमिका रही है। देखो 1889 में संपर्क में मदन मोहन मालवीय जी के आगे काला काकर ले जाते हैं। और हिंदुस्तान, कौन से? हिंदुस्तान से जुड़े यहाँ पे, और हिंदुस्तान से जुड़कर के बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे और बहुत ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाई। किसको? हिंदी भाषा को। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान से जुड़कर रहे। ये अपना थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है, कोई हेडक नहीं लेनी है, बिल्कुल इजीली स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, पूरे के पूरे पॉइंट अच्छी तरह से याद होते हुए चलेंगे। ठीक है, बस इतनी सी भूमिका याद रखनी है, इसमें और कुछ नहीं है। 1889 मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए, काला कांकर ले गए और वहां जुड़ गए किससे? हिंदुस्तान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान जो पत्र है, पत्रिका, उससे भी इनका संबंध रहा है। ठीक है, ओके। 89 के बाद 10 साल बाद 1899 की बात है। तो देखिए अब बात करते हैं 1899। कब की? 1899। और वो भी 1899 भी जो डेट है वो डेट है 16 जनवरी। ठीक है ना, खैर इतने ही बारीकी से डेट तक को पता रखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जो सन है ये तो अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। तो डेट क्या है? 16 जनवरी। ठीक है ना, इसमें महत्वपूर्ण तीसरा पत्र आ रहा है, ध्यान रखना। और वो कौन सा है? वो है भारत मित्र। क्या है? भारत मित्र, तीसरा नाम आ गया है, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है इनकी ख्याति के लिए। कौन सा? भारत मित्र। कहां से? कोलकाता। पॉइंट याद रखना, भारत मित्र कोलकाता। कोलकाता से जुड़ते संपादक रहे, इनके संपादक बनते हैं कब? 16 जनवरी 1899 को। भारत मित्र जो कि कहां से? कोलकाता से प्रकाशित होता था, तो वहां संपादक बनते हैं। और देखो ध्यान रखना, इससे इस डेट से आजीवन, इस डेट से आजीवन संपादक रहे
मतलब जब तक जिए ना तब तक संपादक रहे कौन से के, भारत मित्र से, ठीक है ना। अब ये जो भारत मित्र है इसमें भूमिका क्या है, तो इसमें देखो ये लेख लिखते थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख है और वो लेख है कौन सा, शिव शंभू के चिट्ठे। ओके, ध्यान रखना, शिव शंभू के चिट्ठे, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है, ये प्रमुख लेख है एक तरह से ये, तो ये किसके, बालमुकुंद गुप्त के हैं, ध्यान रखना। और कौन से पत्र से, भारत मित्र से इनका संबंध है, ठीक है ना। इसमें शिव शंभू के चिट्ठे, और दूसरा एक पत्र और है जिसका नाम है खत और चिट्ठे। चिट्ठे ये दोनों, एक शिव शंभू के चिट्ठे हैं, दूसरा है खत और चिट्ठे, ठीक है। कितने हो गए, ये 2 हो गए। ये दोनों ध्यान रखना किस में छपते थे, दोनों भारत मित्र में प्रकाशित होते थे। अब इसमें ये जो है, इनमें एक चीज ध्यान रखना है, ये स्तंभ लेख थे दोनों ही। इसमें अंग्रेजों की जो नीति, ध्यान रखना, अंग्रेजों की जो दमन वाली नीति थी ना, और अंग्रेजों की नीति कैसी थी सभी जानते हैं, उन नीतियों को जनता के सामने लाया, मतलब खुलकर, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, बिल्कुल निडर होकर के धज्जियां उड़ा डाली अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनकी। और लॉर्ड कर्जन का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो लॉर्ड कर्जन को डांट पिला दी साहब, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन को भी डांट पिलाई, किसके माध्यम से, शिव शंभू के चिट्ठे, इनके माध्यम से। विशेष तौर पे अगर प्रश्न आता, बाकी ये दोनों ही किससे संबंधित है, भारत मित्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत मित्र, कोलकाता, शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठी, ये दोनों हैं। अंग्रेजों की जो दमनात्मक नीतियां हैं इनका विरोध किया है इन्होंने, और लॉर्ड कर्जन तक को डांट पिलाई इन्होंने। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैसे ये बिल्कुल निडर पत्रकार रहे, कैसे पत्रकार रहे, निडर पत्रकार रहे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इनकी विशेषता जब आएगी तो उन विशेषताओं में इनके जो गुण हैं उन गुणों में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल निडर पत्रकार रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही इनकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो। अब इसके बाद में इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो और थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 2-3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले एक प्रश्न आएगा कि कौन से युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं ये। तो देखो भारतेंदु युग के सेनापति के नाम से जाना जाता है इनको। तो देखो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, भारतेंदु युग के सेनापति कौन है भाई, भारतेंदु युग के सेनापति कौन, बालमुकुंद गुप्त। इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, देखिए ध्यान देना, कि एक तो देखो ये भारतेंदु युग के हैं, इन भारतेंदु युग के बाद में दूसरा युग कौन सा, द्विवेदी युग आता है। दोनों को जोड़ने का काम करते हैं ये, तो इसको कहा जाता है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के योजक कड़ी, मतलब जोड़ने वाली कड़ी, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी। लो साहब, 2 प्रश्न हो गए इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन के आते हैं तो ध्यान रखना, इनको भूलना नहीं है। तीसरा, 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा देखो केवल हिंदी तक ही सीमित नहीं थे, उर्दू भी इनको आती थी। तो उर्दू है जो किससे सीखी, तो देखो मुंशी वजीर मोहम्मद, नाम सुनना, मुंशी वजीर मोहम्मद से इन्होंने क्या, उर्दू सीखी। तो तीसरा जो पॉइंट है वो अपन ध्यान रखेंगे क्या, मुंशी वजीर मोहम्मद से इन्होंने क्या, उर्दू सीखी। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो चुके हैं, ओके। 3 पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो
इनके जो ये बात है, इतनी प्रतिभा रही इनमें, लेकिन जितना सम्मान मिलना चाहिए था ना, वो सम्मान नहीं मिला इन्हें। लेकिन फिर भी देखो कुछ वर्षों से, अब पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी, क्या नाम है? हरियाणा साहित्य अकादमी। अभी मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखो ये फैक्ट अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो बात कर रहा हूं मैं, पिछले कुछ गत वर्ष से हरियाणा साहित्य, क्या नाम है? हरियाणा साहित्य अकादमी। ओके, हरियाणा साहित्य अकादमी ने इनके महत्व को समझा और इनके सम्मान में, इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम से कुछ पुरस्कार प्रारंभ किए हैं। पुरस्कार देना, तो ध्यान रखना, हरियाणा साहित्य अकादमी ने इनके नाम से क्या देना शुरू किया है? पुरस्कार देना शुरू किया है। और ध्यान रखना, अब ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं, कौन सा? बाल मुकुंद गुप्त। ध्यान रखना, क्या? बाल मुकुंद गुप्त के नाम से जो दिए जाते हैं, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये साहित्य और पत्रकारिता, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना, क्लियर हो गया पॉइंट? क्या? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा बाल मुकुंद गुप्त के नाम से जो पुरस्कार शुरू किए गए हैं, वो किस साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इनकी जो एक जन्मस्थली जो बताई इनकी, कौन सी? अभी बताया था आपको, रेवाड़ी जिला है ना, रेवाड़ी। तो रेवाड़ी जिले में एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय देखो कहां पर है? ये रेवाड़ी में है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। उसमें बाबू नाम जो दिख रहा है आपको, बाल मुकुंद गुप्त पीठ की स्थापना की गई है। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इसमें क्या? बाबू बाल मुकुंद गुप्त पीठ की स्थापना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। बाबू बाल मुकुंद गुप्त पीठ की स्थापना कहाँ की गई है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ? ये रेवाड़ी में है, ठीक है ना, यहाँ ये स्थापना की गई है। ओके, तो दोस्तों ये रहे कुछ इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट तथ्य की ओर। देखो, अब बात करेंगे हम किसकी? प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें ज्यादा हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं वो आपको याद हो चुकी हैं। लेख और रचनाओं के माध्यम से मैंने बताया था अभी आपको। एक तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है शिव शंभू के चिट्ठे, यही आती है इनकी। ओके, और दूसरा जो नाम है वो भी मैंने बताया था अभी आपको, खत और चिट्ठे। ठीक है, खत और चिट्ठे। ठीक है, ये देखो ध्यान रखना, ये 1904-05 की बात है साहब। कब की? 1904-05 में। ये क्या है? व्यंग्यात्मक लेख हैं। व्यंग, बहुत कड़वे कड़वे व्यंग लिखे थे, ठीक है ना। किसमें? भारत मित्र में छपते थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये दोनों ही शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे, ये आपको बता भी चुका हूं। 1904-05 में व्यंग्यात्मक लेख है, किसमें? भारत मित्र जो पत्र है उसमें छपते थे ये, ठीक है ना। नेक्स्ट रचना की बात करें हम इनकी, तो तीसरी रचना एक है इनका खेल तमाशा। खेल तमाशा। और जो चौथी एक रचना और ध्यान रखना है, जो कि इनके काव्य का एक संकलन है, संग्रह है, और उसका नाम है स्फुट कविता। क्या नाम है? स्फुट कविता। देखिए, ये स्फुट कविता है। ये क्या है? ये एक काव्य
संकलन है। ओके, तो देखो ये है दोस्तों, इस तरह से ये इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इनमें गुण कौन कौन से थे, ऐसी कौन कौन से क्वालिटी इनमें मौजूद थी, ठीक है। तो अब इतने जो महान प्रतिभाशाली जो पत्रकार कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, तो इनमें गुण कौन कौन से थे, ये चीज एक बार देख लेते हैं हम। तो गुण, सबसे पहले तो नेक इंसान, बहुत बदमाश नहीं थे। किस कैटेगरी के थे? बिल्कुल नेक इंसान थे, ठीक है ना। उसके बाद में कवि भी थे ये, और कवि कैसे? बिल्कुल दोस्तों ओजस्वी कवि थे, बिल्कुल वीर रस से युक्त। तभी तो अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उन पे व्यंग किया इन्होंने, ठीक है ना। तो ओजस्वी कवि थे। अब लेखक है सिद्ध हस्त, लिखते भी थे, तो लिखने में भी माहिर थे। तो सिद्ध हस्त क्या कह सकते हैं? लेखक थे ये इनकी विशेषताएं, सिद्ध हस्त लेखक रहे हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो आपको पता ही है, एक रहे निडर पत्रकार। निडर पत्रकार कैसे? बिल्कुल निडर थे, किसी प्रकार की डरते नहीं थे, है ना। और इसके बाद में संपादन भी तो किया, कुशल संपादक भी रहे हैं ये, ठीक है ना। बिल्कुल कुशल थे संपादन करने में भी पत्रकारिता का। और जो समालोचना करते थे, आलोचना किसी प्रकार की, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल तर्क के साथ। तो इसलिए हम कह सकते हैं सतर्क समालोचक, सतर्क समालोचक रहे हैं। अनुवाद करते थे तो भाव प्रधान, कैसे? भाव प्रधान अनुवादक रहे हैं, ठीक है ना। ये इनकी विशेषताएं हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। और व्यंग करते थे, तो व्यंग तो देखो चुटकी लेते थे, ठीक है ना, चुटकी लेकर के व्यंग किया करते थे। तो इसीलिए इनको कह सकते हैं क्या? चुटीले व्यंग्यकार। ओके दोस्तों, तो ये रहे अनुवादक हो गए, चुटेले व्यंगकार भी हो गए, निबंधकार भी रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ये सारी विशेषताएं हमें किन में? बालमुकुंद गुप्त में देखने को मिलती हैं। ओके, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण बिंदु बालमुकुंद गुप्त जी के बारे में, जो हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है इनके बारे में, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए। तो इनमें से ही प्रश्न बन के आते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर देना। और दोस्तों पूरा कंप्लीट कोर्स है हिंदी साहित्य का, वो अपने वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है उस पे अवेलेबल है। अभी प्ले स्टोर से जाकर के आप वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।